Please, may I come in? Yes, Good afternoon, sir. please sit down. What is your good name, please? सर क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? ठीक है, तो आप अपना इंटरव्यू हिंदी में देना चाहेंगे? जी। वेरी फर्स्ट, आप वहाँ पर बताएंगे जब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि आपका नाम क्या है, इंग्लिश में ही पूछा गया, तो आप बताएंगे मेरा नाम ये है। पहले जो सामने वाले ने कहा उसकी वो वाली बात को आप मानेंगे, फिर उसके बाद में आप बोलेंगे सर क्या मैं हिंदी में इंटरव्यू दे सकती हूँ। उनका क्वेश्चन का आंसर आपने दिया नहीं, बीच में आपने बात काट दी, बहुत गलत बात है। ठीक है, नेगेटिव हम्म, एक एरोगेंट एटीट्यूड को दर्शाता है। सामने वालों ने कहा है आपको बैठने के लिए, तो आप पहले बैठ जाएंगे, उसके बाद में कोई बात करेंगे। सामने वालों ने आपको कहा हुआ है साहब आप टेबल पर अपनी फाइल रख लीजिए, पहले उसकी बात मान जाएंगे, ये नहीं कि अपनी अपनी बोलने लग जाएंगे। ये अच्छा रवैया नहीं। क्लियर? नेक्स्ट। जी, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम प्रतिभा मेहरा है। प्रतिभा का क्या अर्थ होता है? सर प्रतिभा दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें उपसर्ग प्रति है हम्म, और मूल शब्द भा है। हम्म, भा से अभिप्राय है चमक, रोशनी और ज्ञान से, और प्रति से अभिप्राय है हम्म, सामने। तो प्रतिभा का अर्थ इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति की योग्यता या रोशनी या चमक इस प्रकार से कि वह दूसरों को प्रकाशित कर दे। और खुद को? सर खुद को भी। ठीक है। इस पॉइंट को ऐड करना चाहिए कि खुद को के साथ साथ अन्य को भी। ठीक, कहीं से भी एरोगेंसी या ये नहीं कि हाँ मैं अपने ज्ञान इत्यादि वगैरह पर बहुत ज़्यादा घमंड है, कोई भी एक सेंटेंस गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे एक गलत आभास का मैसेज निकले। ठीक है। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय जबलपुर से पूरी की है। उसके बाद मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जबलपुर इंजीनियरिंग से पूरी की है। हम्म, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमई जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करी है। हम्म, इसके बाद मैंने 1 ईयर का एनएसटीआई ट्रेनिंग हम्म, मुंबई से प्राप्त की है जो हम्म, सीआईटीएस ट्रेनिंग कहलाती है। ठीक है। आपने केवी से पढ़ाई की है, भारत में पहली बार केवी की स्थापना कब की गई थी और क्यों की गई थी? सर पहली बार केवी की स्थापना 1963 या 64 में 20 स्कूलों रेजिमेंट स्कूलों को मिला के की गई थी। हम्म, इसका उद्देश्य ये था कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं हम्म, जिनके तबादले होते रहते हैं हम्म, तो उनके बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, वेरी गुड। उसके लिए ये इनकी स्थापना की गई थी। वेरी गुड, अच्छा आंसर है। सीआईटीएस का फुल फॉर्म बताइए। सर क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। हम्म, आपका बीई में स्ट्रीम क्या थी और एमई में? सर मेरा बीई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रहा और एमई में मेरा माइक्रोवेव इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन रहा। स्पेशलाइजेशन रहा है। माइक्रोवेव फैमिली में कौन कौन आते हैं? सर माइक्रोवेव में पूरा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स आती है, माइक्रोवेव्स आती हैं, उसके बाद इंफ्रारेड रेज आती हैं, विजिबल रेज आती हैं और अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, एक्स रे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। रेडियो और एफएम में क्या डिफरेंस होता है? सर इसका भी मुझे जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। रेडियो की भारत में शुरुआत कब से मानी जाती है? सर इसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी ठीक है, सर। कितने टाइप के रेडियो होते हैं? सर अभी जानकारी नहीं है। कोई इशू नहीं है। तो ये बताइए, आपने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज रहा है, वहाँ के कोई भारत में प्रसिद्ध तथा विश्व प्रसिद्ध कोई 3 व्यक्तियों के नाम बताइए। सर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से कई महान विभूतियाँ ग्रेजुएट हुई हैं। इसमें पहला है एससीएल के को फाउंडर अजय चौधरी जी। वेरी गुड। उसके बाद जो सिनेमा जगत में सक्सेना जी। हुँ, अ, सर अभी मैं इतना ही याद कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपने अपनी हॉबी लिखी हुई है मेडिटेशन, न्यूज़पेपर, पेट्स वगैरह कॉट कैट्स वगैरह को पालना, मॉर्निंग वॉक। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने ये न्यूज़पेपर पढ़ना और ये जो आपने लिखा हुआ है, जो आपके सिलेबस की तैयारी के दौरान जो आप करते हो उसको ही हॉबी बता दिया है आपने, एक औपचारिकता सी पूरी की है। सर मेरी हॉबीज मेडिटेशन ज़रूर है और मैं डेली ही न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने उनको बताया। वो तो मजबूरी है, न्यूज़पेपर हॉबी थोड़ी है।
सर उसमें भी कई चीज़ें मेरे नॉलेज की होती हैं जो मैं एक्स्ट्रा से पढ़ती हूँ। वो केवल मेरे करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड या ऐसी बात उससे अधिक ज्ञान देती है ज़्यादा। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बस से रिलेटेड नहीं होती, अदर नहीं, से भी अदर रिलेटेड से रिलेटेड कोई होती भी आप पढ़ते हैं। ठीक है। टीवी वगैरह के बारे में भी आपने लिखा हुआ है इसमें। मेडिटेशन क्या है? सर मेडिटेशन का हिंदी में अर्थ ध्यान होता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ध्यान को केंद्रित करते हैं, जिससे हमारे मन की जो गति है, वो धीमी हो जाए और हमारा मन शांत और स्थिर हो जाए, मन की गति धीमी हो जाए। उसकी चंचलता कम हो जाए। ठीक है। वर्ड आपका जो आया था वो ठीक नहीं। मन में चल रहे विचारों की गति धीमी हो जाए। ठीक, अब सही है। आपने टीवी वगैरह देखना लिखा हुआ है, तो पढ़ाई के दौरान में तो समय मिल जाता है आपको? सर शाम को जब वक़्त होता है थोड़ा बहुत आधे घंटे, उस समय मैं टीवी देखना पसंद करती हूँ। तो मुझे समय मिल जाता है, मैं केवल आधे घंटे या इतना ही देखती हूँ। ठीक है। टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं आप? सर टीवी में वैसे तो कई प्रोग्राम्स आते हैं, पर मेरी पसंद तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, ठीक है। जो इसके एक अलावा और क्या देखते हैं आप टीवी में? सर उसमें थोड़े से और शोज़ हैं वो देखती हूँ। जैसे? सर कपिल शर्मा शो जो एक हास्य हुँ। शो है, वो देखती हूँ। इसके अलावा अधिक टाइम तो नहीं मिल पाता है, तो कम ही देखना हो पाता है। आजकल के जो टीवी चैनल्स पर शोज़ आते हैं और भी बहुत से सीरियल आते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह आते हैं, तो आपको नहीं लगता है कॉमेडी इत्यादि के नाम पर फूहड़ता बढ़ी है? सर आजकल टीवी में कई प्रकार के शो आ रहे हैं हुँ। और ये ना लोगों का मनोरंजन भी करते हैं और उनका तनाव भी घटाते हैं। परंतु कुछ ऐसे शो होते हैं जिसमें थोड़ी-सी हमें सामाजिक थोड़ी-सी यानी कि हमारे लैंग्वेज थोड़ा-सा सभ्य नहीं होती है, या फिर वो ऐसे होते हैं कि वो कुछ वर्गों के लिए स्पेशल होते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ देखना या थोड़ा-सा अ, हमारे लिए वो हो जाता है यानी कि तो इसका मतलब ये है कि उससे सोशल पॉल्यूशन फैलता है। जी सर, थोड़ा-सा फैलता है। अगर ऐसे सीरियल आप देखती हैं क्या? नहीं सर, मेरे पास इतना अधिक टाइम नहीं होता और जो मेरे लिए बहुत हँसाने का सीरियल होता है, वही देखने की कोशिश करती हूँ। जिन सीरियलों का आपने नाम लिया उनमें ऐसा कहीं तो नहीं होता है? पर उसमें इतना नहीं है, उसमें सामाजिक परिवेश दिखाया गया है पूरा और हम सारे वर्गों के साथ बैठ के उनमें देख सकते हैं उनको। चलिए। आप ने अभी हाल-फिलहाल में चंद्रयान के बारे में सुना? जी चंद्रयान सर। मिशन, जी सर। चंद्रयान 3 जी। कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3? सर चंद्रयान मिशन हमारे द्वारा इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जबकि पहुँचा कब है? सर ये पहुँचा है 23 अगस्त 2023 को हुँ। चंद्रमा के सतह पर। चंद्रमा में किस जगह पर अपने स्पेसिफिक प्लेस पर उतारा है उसको? उस प्लेस को कुछ नाम है कुछ? सर चंद्रमा की साउथ पोल पे उसे उतारा गया है, जिसके कोऑर्डिनेट है 69 डिग्री साउथ एंड 32 डिग्री ईस्ट, वेरी गुड। जिसका नाम दिया गया, जो क्रेटर है उसका नाम है वो किसी सी के पास है जिसका नाम है मेजिनस सी, और सिम्प्लियस क्रेटर नाम का वो क्रेटर कहलाता है। वेरी गुड। अ, क्या वजह है कि हम क्रेटर में ही उसको उतारते हैं, कुछ बता सकते हैं? सर मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है। चाँद पर जाने वाले कोई भारतीय हैं, उनका नाम बताइए? सर चाँद पर अभी तक किसी भारतीय ने कदम नहीं रखा है। ठीक है। विश्व का पहला देश सर जहाँ के विश्व नागरिकों ने वहाँ कदम रखा हो? जी। सर विश्व का पहला देश यूएसए था, जिन्होंने अपोलो 11 की सहायता से चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है। कितने लोग गए थे उस क्रू में, कितने लोग थे? सर उस अभियान में 3 लोग शामिल थे, वेरी गुड। जिसमें 2 लोगों ने ही चंद्रमा की सतह पर भ्रमण किया। पहला व्यक्ति कौन था और तथा उसका कोटेशन क्या था? सबसे पहले शब्द क्या थे उसके?
सर पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उससे आगे मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है। उनका क्या कोटेशन बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में जब उन्होंने कदम रखा था, तो बता सकते हैं? सर अभी मुझे याद नहीं है। मनुष्य का एक छोटा कदम परंतु मानवता की एक लंबी छलांग। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम, या चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम। सर अभी याद नहीं है मुझे। ठीक है। जिन्होंने पहला कदम रखा था उन्होंने ही दूसरा रखा होगा। ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, एडविन बज एल्ड्रिन गए थे, ये दोनों चांद पर उतरे थे, जबकि माइकल कोलिंस जो थे वो बैठे हुए थे, वो उतरे नहीं थे। ठीक है। चलो। ये बताएं कि आपने जो रोवर भेजा है उसका नाम क्या है, और उसका कोई फुल फॉर्म या कुछ ऐसा कुछ है क्या? सर अभी हाल फिलहाल चंद्रयान 3 में। सर चंद्रयान 3 में रोवर जो भेजा गया है उसका नाम रखा गया है प्रज्ञान। उसका संस्कृत में मतलब होता है, अर्थ होता है विजडम। वेरी गुड। सर इतना ही याद है। ठीक है। कोई पेलोड्स के नाम बता सकते हैं जो भेजे गए हैं? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है। इसके पहले जो अपने मिशन भेजा था उसमें कौन सा रोवर था? सर पिछले मिशन में भी रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। पक्का? जी। पक्का श्योर हैं आप? जी सर विक्रम प्रज्ञान। तो नहीं था? नहीं सर, उसका नाम लैंडर का नाम भी विक्रम ही था पिछले बार भी। ये बताएं कि आप स्पेशली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए ये इंटरव्यू दे रही हैं, इसके पहले भी आपने कहीं पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इंटरव्यू दिया हुआ है क्या? सर मेरा लक्ष्य एआर था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसके लिए मैंने प्रयास किया। पिछले वर्ष मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रिटर्न क्लियर हुआ, जिसमें मैंने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू तक अपनी उपस्थिति दर्ज की, हम्म, परंतु वहाँ नहीं हो पाया और अभी मैं प्रयासरत हूँ। ठीक है। ये बताएं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के सहयोग और सहायता के लिए होता है। हम्म, वह उसे डे टू डे के यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता प्रदान करता है, जिसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स, एडमिशन और उनके सिलेबस पार्ट टाइम टेबल को बनाना होता है। हम्म, अगर स्टाफ या एकेडमिक टीचर्स की बात की जाए तो उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सैलरी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, पेंशन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ठीक है। जो एजुकेशनल स्टाफ होता है यदि वो अनुशासनहीनता करे तो क्या उस पर कार्रवाई करने का दायित्व इस पर होता है? सर रजिस्ट्रार का दायित्व होता है कि वो डिसिप्लिन बना के रखे हम्म, एकेडमिक टीचर। तो जो फैकल्टीज हैं, टीचर्स वगैरह, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है वो? सर अभी जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। शैक्षणिक स्टाफ के ऊपर वो नहीं कर नहीं कर सकता है। सकता है। शैक्षणिक के अलावा जितने होते हैं उन पर कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और यदि असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी कि रजिस्ट्रार के अंडर में ही काम कर रहे हो, अगर जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, यदि वो कार्रवाई करते हैं तो उनके विरुद्ध कहाँ सुनवाई हो सकती है? सर मैं क्या अनुमान लगा सकती हूँ? चलिए ठीक, लगाइए अनुमान। सर वाइस चांसलर के ठीक है, पास। चांसलर के पास में हो सकती है। ठीक। यदि सेंट्रल वाली है तो, और यदि आपका स्टेट वाला है तो फिर अलग कोई होता है। चलिए बताइए कि जो रजिस्ट्रार होते हैं वो एक्स ऑफिशियो किन किन कमिटीज के एज अ मेंबर या सचिव के रूप में काम करते हैं? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अस, सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपने पूछे हैं रजिस्ट्रार क्या? महोदय के बारे में। जी। सर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं एकेडमिक काउंसिल के और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, परंतु वह कोर्ट के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी एंड मेंबर होते हैं। और किसी चीज के? सर अभी याद नहीं कर पा रही हूँ मैं। ठीक है। चांसलर महोदय के द्वारा यदि कोई कमेटी इत्यादि वगैरह बनाई जाएगी और यदि वो अपॉइंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, बात को ध्यान रखना। ये बताएं कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार महोदय
के लिए आपने वर्ड यूज किया कोड का, ये कोड क्या है? सर यूनिवर्सिटी में सभा बनाई जाती है जिसे कोर्ट कहते हैं, जिसमें 31 मेंबर्स होते हैं हम्म। और सभी इसकी। जगह सेम मेंबर्स होते हैं? सर मैं आपका प्रश्न समझ नहीं क्या पाई। सभी जगह उस कोर्ट में सेम मेंबर होते हैं? 31 नंबर ऑफ मेंबर इतने ही होते हैं? सर हर जगह ही मेंबरों की संख्या अलग अलग है, कोर्ट में 31 है। आप ऐसे बोलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अलग होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग होते होते हैं। हैं। तो ये वैरी करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि किस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आ रही है, वो सेंट्रल वाली है कि स्टेट वाली है कि कौन सी वाली है। ठीक है, जी। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, 8-10 टाइप बताए थे यूनिवर्सिटीज वगैरह को लेकर। हम्म। तो ये पॉइंट अपना क्लियर कर दीजिएगा, है ना? ठीक, कोड के बारे में बताइए, क्या होता है ये, क्या क्या इसकी शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्य होता है? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, इसको रिवाइज करके जाना पड़ेगा आपको, हम्म। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई योजनाएं या कोई 5 छात्रवृत्ति इत्यादि के बारे में बता सकती हैं? जी सर। स्कॉलरशिप। जी सर। सर हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसमें कि छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्वामी विवेकानंद वेरी गुड। बालिका स्कीम, माइनॉरिटीज़ के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च नेशनल फेलोशिप है। एससी एसटी के लिए राजीव गांधी फेलोशिप है। इसके साथ ही अ, कई सारे मुफ्त चैनल प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उनकी शिक्षा निरंतर चलती रहे। जैसे कि स्वयं स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है, एनपीटीएल, ये सारे मुफ्त होते हैं, मुफ्त के प्रकार है। स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए इनमें से कुछ बता पाएंगे? सर इसमें एनपीटीएल है जो कि आईआईटी के द्वारा मेंटेन वेरी किया गुड। जाता है। किस आईआईटी के द्वारा बता सकते हैं? इसको डेवलप किस आईआईटी के द्वारा या किसके सहयोग से किया गया है? सर इसमें तो मुख्यतः अभी के स्तर पर 7 आईआईटी इन्वॉल्व हैं और मेरे अनुमान से आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको। नहीं, चलो ये बताइए कि मूक्स का फुल फॉर्म क्या है? सर मूक्स एक ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा क्या है? सर शिक्षा एक ऐसी सीखने सिखाने की विधि है जिससे कि हम व्यक्ति में उसे सिखाया पढ़ाया जाता है और काबिल बनाया जाता है कि जिससे कि वो अपना जीवन का निर्वाह भी कर सके और किसी प्रोफेशन को अपना सके। केवल जीवन के निर्वाह कर सके और प्रोफेशन को अपना सके, वही चीज शिक्षा है? सर इसमें ये भी मानूंगी कि वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहती है तो वो उसके नॉर्मल लाइफ में भी इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, आपकी परिभाषा बहुत संकीर्ण है शिक्षा को लेकर के, ऐसा नहीं बोलेंगे अपन। शिक्षा का मतलब होता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। ठीक है, यानी उसकी ऑल साइड्स जितनी भी हैं, हाँ। इंटरनल एक्सटर्नल सभी का हम्म। विकास, यानी उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, हम्म। ये समस्त विकास करना। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है, क्रिया करके कहलाती है, ताकि एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पिता, एक अच्छी महिला, इनका निर्माण हो सके, अच्छे नागरिकों का, राष्ट्र के सेवकों का, हम्म। ऐसे लोगों का निर्माण हो सके। प्रोफेशन का होना, स्पेसिफिक फील्ड पर कमांड होना, उसका एक छोटा सा पार्ट बस छोटा सा ऊपर है। पार्ट है। ठीक है, तो दैट इज एजुकेशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अभी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को लेकर के काफी कुछ चल रहा है। बता सकते हैं कि भारत की फर्स्ट पॉलिसी कौन सी थी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लेकर या स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? सर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार ने 2009 में स्कीम लॉन्च की थी, जिसको 2015 में पुनः रीलॉन्च किया गया है, जिसे नेशनल रीलॉन्च स्किल। किया है कि अपडेट किया है? सर अपडेट किया है एक तरीके ये से। वर्ड यूज करेंगे, रीलॉन्च वर्ड यूज नहीं करेंगे। जी। हम्म। अपडेट किया गया है और इसे नेशनल स्किल इंडिया मिशन का नाम दिया गया है। उस पॉलिसी को ही ये वाले मिशन का नाम दिया गया है।
सर अभी मुझे इसके बारे में जानकारी ठीक है, वो पॉलिसी अलग है 2015 की है, हाँ। जबकि उसी पॉलिसी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो मिशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम है स्किल इंडिया मिशन, और ऐसे कई और भी प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके अंडर में चल रहे हैं। हम्म, क्लियर है? तो 2 अलग-अलग बातें हैं, पॉलिसी अलग चीज़ है, पॉलिसी के ही लक्ष्यों इत्यादि चीज़ों को कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है, उसके इसके लिए लिए ही मिशन मिशन लॉन्च किया गया लॉन्च है। किया किया गया। कैसे जाएगा वो बातें पॉलिसी में दी हैं। हम्म, क्या-क्या करना है उनके लिए अलग-अलग मिशन अपन ने लॉन्च मिशन किए हैं, लॉन्च जैसे किया गया। 2015 वाला आपका ये कहलाता है। ठीक है? चलिए इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये बताएँ कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो ये डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होता है? सर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 से 64 साल की वह कार्यशील आबादी है जो हमारे यहाँ पे भारत में उपलब्ध है और उनको स्किल प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि हमारा इकोनॉमिक और प्रोग्रेस हो सके। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सके, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बस। सर इतना ही आ रहा था। ठीक है, थोड़ा-सा ब्रॉड होना चाहिए, अपन केवल एक सिंगल डायमेंशन कवर नहीं करेंगे, केवल हाँ। आर्थिक विकास के लिए। लोगों का सामाजिक विकास हो सके, क्षमताओं का निर्माण हो सके, भारत आत्मनिर्भर बन सके, हम्म, देश की इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट हो सके, ठीक? रोजगार के माध्यम से अन्य लोगों की सहायता कर सकें। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं। हम्म, उसके लिए वैश्विक बाजार में भारत अपनी एक उपस्थिति को सुनिश्चित कर सके, उसको प्रभावी रूप से दर्शा सके, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? और आपकी जो परिभाषा है, तो थोड़ी-सी बिखरी हुई है, इसको स्टडी कर लेना, मे बी पॉसिबल है वो, क्योंकि वो दोनों आपस में लिंक अप होने वाले, उस पर क्वेश्चन हो सकता है आपका। भारत को डेमोग्राफी डिविडेंड कब से प्राप्त होना शुरू हो गया और लगभग कब तक मिलेगा? सर 2012 से डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को प्राप्त हो गया है हुँ, और ऐसा माना जाता है कि ये 2 से 3 दशक तक डेमोग्राफिक डिविडेंड बना रहेगा भारत के पास। हुँ, 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 ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर आत्मनिर्भर भारत 2020 में लॉन्च किया गया। इसके के अंदर भारत सरकार स्वदेशी उत्पादों का निर्माण को सुनिश्चित कर रही है हुँ, जिससे कि वह स्वदेशी पे ही फोकस करके वैश्विक विश्व पटल पर अपनी भी पहचान बना सके। हुँ, हुँ, साथ ही यहाँ पे रोजगार बढ़ावा दिया जा सके, यहाँ स्किल प्रोवाइड की जा सके। हुँ। इकोनॉमिक तो इसमें डेवलपमेंट होगा ही, सोशल भी डेवलपमेंट होगा। इसके 5 स्तंभ बताइए कौन से हैं? 5 पिलर्स सर इसके 5 आत्मनिर्भर भारत के। सर इसके 5 स्तंभ हैं इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर। हो गए 5? सर एक छूट गया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आराम से रिकॉल करके बताइए। सर पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है डेमोक्रेसी और पांचवा है सर अभी याद नहीं हो पा रहा है। स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। याद नहीं आ रहा है सर मुझे अभी। कोई बात नहीं। इकोनॉमी हो गया आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, मोबिलाइज डेमोक्रेसी हो गया आपका, ठीक है? हाँ। जिसको मोबिलाइज डेमोग्राफी भी करके कहा जा रहा है। खैर, ये बताएं आप कि इसमें बजट कितना क्या रखा गया था, इसमें फंडिंग क्या रखी गई थी, कुछ बता सकते हैं? सर आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है हम्म, जिसे 5 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बांटा दिया गया, प्रदान किया गया। ठीक है। आपने पूर्व में सिलेक्शन लिया हुआ है, उसके बावजूद भी अभी तक आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया, क्या वजह है इसकी? सर मेरा इससे पूर्व 2013 में सिलेक्शन हुआ, पीओ के पद पे हुआ था। उस समय मेरी मास्टर की डिग्री चल रही थी तो मैंने उस समय शिक्षा को ग्रहण करना ही प्राथमिकता चुना। उसके बाद मेरा जब शिक्षा पूरी हो गई तो मैंने एमपीपीएससी को ही पीएससी के लिए तैयारी शुरू की जिसमें मेरा
प्राथमिक प्री एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हुआ और मैंने मेंस भी 2 बार राइट किए, परंतु कुछ कारणवश इसमें नहीं हो पाया। मैंने इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को ही चुना, तो शिक्षा मेरे लिए एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की की तरफ ही ले जाने के लिए एक उपयुक्त माध्यम लगा, इसलिए मैं इसको चुना। ठीक है, तो फिर आप इसको कहीं ज्वाइन भी कर सकते थे, जो भी आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद में भी आप प्रिपरेशन तो कर सकते थे। सर मैं अपना फ़ोकस नहीं खोना चाह रही थी और जैसे मेरे प्रयास थे, जिससे मेरी भूतपूर्व सफलताएँ मिल रही थी एआर के क्षेत्र में, तो मैंने अपने आप को इसी तरफ ही लगाए रखा। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यही कहेंगे कि दुनिया बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो अपने प्रीवियस जॉब के दौरान में हायर जॉब पर सिलेक्शन ले लेते हैं। नहीं होते हैं, आप भी कर सकते थे। हुँ। सर मैं मानती हूँ कि कुछ लोग नौकरी में रहते हुए अन्य प्रयास करते रहते हैं, पर उसमें काफ़ी समय मैनेजमेंट करना होता है और हुँ, दिक्कतें होती हैं। हुँ, हुँ, तो और दूसरे शहरों में जाके रहना होता है हुँ, हुँ, या वहाँ पे भी सारे अपने ऑफ़िस में भी कर्तव्य निभाने होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि मेरे प्रयास थोड़े बिखर सकते हैं, इसलिए हुँ। मैंने कंसंट्रेटेड रहने के लिए जॉइन नहीं किया। ठीक है, अच्छा आंसर है, लेकिन इसके साथ में आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए कि जी सर, आप जो कह रहे हो बात सही है, बट मेरे परिवार के द्वारा भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है और उनकी तरफ से मुझे इस मामले में अभी फ्रीडम है अगले कुछ वर्षों के लिए कि मैं अपना 100% कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट हुए बिना एक स्थान पर दे करके सिलेक्शन उठा लूँ। तो इस प्रकार का मुझे बैकग्राउंड सपोर्ट होने के कारण मैं निश्चिंत होकर के ये प्रयास कर पा रही हूँ और यदि ऐसा लगेगा कि 1 साल, 2 साल में पर्याप्त रूप से मुझे सफलताएँ नहीं मिल पा रही हैं या उन लक्ष्यों को विदिन अ टाइम मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ, तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, उसी तरह मैं प्रयास करूँगी, वो मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी होगी। बट फर्स्ट स्ट्रैटेजी मेरी फिलहाल ये है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हाँ हैं। सर, तो क्योंकि आपने जो लॉजिक दिया ना, वो बहुत उस पर लॉजिक पर फिर उससे तर्क होंगे। जबकि आपने जो पर्सनल वाला लॉजिक दिया कि हाँ बैकग्राउंड सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो उस पर कोई तर्क नहीं दे सकता कि भाई कर ही रहे, घर वाले कह रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारी एज है भाई, अभी शादी नहीं करना है, अब तैयारी कर लो एक जगह हुँ, फोकस करके। हुँ, तो उसको मैंने प्राइमरी वे में उसको कर हाँ रहा हूँ, सर। सेकेंडरी वे में जब जरूरत पड़ेगी तो आप चांद पे जाके वही तैयारी करनी पड़ेगी तो करेंगे, तो कोई बातें नहीं होती। बट आपको अभी मिल रहा है, हुँ, तो आप उसका लाभ उठा रहे हैं, आपको उस पॉइंट को दर्शाना चाहिए कि फैमिली के माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। बाकी आपने अच्छा कहा कि सर बाहर जाके भी काम करना पड़ता है। हालाँकि आपने डायरेक्टली ये बात नहीं कही, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लड़की हैं, उसका आप एडवांटेज लेने का प्रयास करें अपने आंसर में, आपने ऐसा नहीं किया। हुँ, उसके बावजूद भी आपने कहा कि बाहर जाकर के जॉब सारी चीज़ वो क्लियर हो गई थी चीज़, हुँ। है ना? अच्छा आंसर था वो। ये बताएँ कि यूजीसी का ध्येय वाक्य क्या होता है? और उसका क्या अर्थ है? सर यूजीसी का ध्येय वाक्य है ज्ञान, विज्ञान, विमुक्ताय यानी मुक्ताए, विमुक्ते। मुक्ते। हुँ। इसका अर्थ होता है कि सर मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है। ठीक, ज्ञान एक विज्ञान में शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है? सर जितना मैं समझ पा रही हूँ कि ज्ञान हमारा एक लक्ष्य हो गया या नॉलेज है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और शिक्षा वह विधि है जिससे हम उसको प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। और डिस्क्राइब करने का प्रयास कीजिए और अच्छे से, संतोषजनक उत्तर दीजिए। क्योंकि फैक्चुअल होगा उसका क्वेश्चन तो आप मना कर सकते हैं। इस तरह के जनरलाइज़ हैं, तो वहाँ पर आपका व्याख्या, आपकी मनोदशा, आपकी सोच, दृष्टिकोण इत्यादि को चेक किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को मना नहीं कर सकते आप। सर ज्ञान किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित करके केवल अपनी ही वृद्धि अपनी ही
ज्ञान की वृद्धि करता है, पर शिक्षा के द्वारा हम दूसरों की भी सीख नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है। नहीं पता। आराम से विचार कीजिए, बिल्कुल भी दबाव में मत आइए। आप प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए, इसलिए आपका दिमाग चलना बंद हो गया है। याद नहीं आ रहा है। सिंपल सी चीज, शिक्षा का मतलब होता है सीखना। हाँ। ठीक है, चाहे जीवन जीने की कला हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे मशीन चलाना हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हम्म, कुछ चीज के बारे में मूलभूत चीजों से लेकर सीखना। आगे तक की चीजों को प्राप्त करना प्रत्येक क्षेत्र में होता है। यही वजह है कि उसको सर्वांगीण विकास कहा जाता है मनुष्य का। हम्म, सर्वांगीण विकास इसलिए उसको कहा जाता है कि हर क्षेत्र में व्यक्ति वह सीखता है। क्योंकि ज्ञान का मतलब ये माना जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में एक उच्चता का स्तर, हायर लेवल जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसको कहा जाता है उस क्षेत्र विशेष का, ऑल का नहीं, उस स्पेसिफिक फील्ड का ज्ञान। ठीक है, आपने अपने आंसर में संकीर्णता बताई है कि नहीं शिक्षा व्यापक है, ये संकीर्ण, ऐसा नहीं है। हम्म, वो अच्छा आंसर नहीं कहलाएगा। जो आपने कहा था ना शिक्षा में हम ये करते हैं समाज के लिए, अब इसमें हम केवल अपने आप के लिए बस, होता गलत। होगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं गिनाने हैं आपको, भले ही हो उसमें। हम्म, ठीक है। ठीक है, और दूसरी बात, 2 4 5 10 20 एग्जाम्पल्स के आधार पर आप सबके बारे में राय नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि स्पेसिफिक एक फील्ड वर्क का होना शिक्षा नहीं है। शिक्षा एक बहुत व्यापक दायरा है, अच्छा, ठीक है। बहुत व्यापक है। हम्म, जबकि ज्ञान जो है वह भी व्यापक है, लेकिन उसके बावजूद वह एक उच्चता का स्तर है, हायर लेवल पर किसी हम्म, व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का, हम्म, शारीरिक, मानसिक हम्म, इत्यादि स्तर का पहुंचना, हम्म, वह क्या है, वह ज्ञान है। जब उनका इस क्षेत्र विशेष है, तो संगीत का बहुत ज्ञान है, हाँ इनको सर। क्रिकेट का बहुत ज्ञान है। हम्म, ठीक है, इनको हम्म, फलाने सब्जेक्ट का ज्ञान है, इतिहास का, इनको भूगोल का ज्ञान, इनको इकोनॉमी का ज्ञान है। हाँ ये हाँ। सबने पहले प्रारंभ शिक्षा ही से किया होगा। हम्म, फिर एक स्पेशलाइज्ड ठीक है, फील्ड में चले गए। जैसे दादा दादी नाना नानी होते हैं, हम्म, दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, भले वो लोग स्कूल कभी ना गए हों, हाँ, परंतु उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इस ठीक है। बात को आप समझिएगा, है ना। हम्म, तो सर कई बार क्वेश्चन होगा, जैसे मैं ही आपसे पूछता हूँ, शिक्षा और साक्षरता में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों एक हैं? सर जितना मैं समझ पा रही हूँ कि शिक्षा तो घर में भी प्राप्त की जाती, घर में भी कई प्राप्त की जाती है। इसमें हम कई कार्यों, अनेक प्रकार के कार्यों को सीखते हैं शिक्षा में। और साक्षरता में हम ज़्यादातर पढ़ना और लिखना या बोलना ही सीखते हैं, या अंकों को समझना ही सीखते हैं। साक्षर का मतलब साधन अक्षर, सात। अक्षर, धन, हाँ। अक्षर वाला, यानी अक्षरों का, लेटर का, वर्ड्स का ज्ञान ज्ञान। होना, तो क्या कह रहे हैं अपन, साक्षर। साक्षरता। कोई एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, वह लिख और पढ़ सकता है भारत में, तो क्या माना जाता है, किसी भी भाषा ठीक में है। लिख भी सके और अपना लिखा हुआ पढ़ भी एक लाइन सके। आधी लाइन जो भी है पढ़ भी ले, ठीक उसको है। साक्षर माना जाता है। जी। ठीक है, जी। तो एक औपचारिकता परक चीजें हैं, जी। जबकि शिक्षा का मतलब है बहुत ही व्यापक व्यापक। डायमेंशन होता है। शिक्षा पढ़ाई वाली भी हो सकती है, लिखाई वाली भी हो सकती है, बिना पढ़ाई लिखाई वाली भी हो हाँ। सकती है, सुनकर भी हो सकती है, श्रुतिजन्य भी हो सकती है। वैदिक ज्ञान हमारा हजारों वर्षों तक श्रुतिजन्य रहा। नाना नानी, दादा नानी इत्यादि के नुस्खे जो कभी लोग स्कूल नहीं गए हैं, परंतु वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, भले ही वो स्कूल कॉलेज कभी ना गए हों, कि उनको मालूम है साहब कि नानी को या दादी को इस मौसम में इस प्रकार के खाने बनाए जाते हैं, इस मौसम में अचार डाला जाता है, इस मौसम में हम्म, बड़ी डाल लेनी चाहिए, इस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरह से शिक्षित कहलाते हैं, भले ही उनको परंपराओं में ही क्यों ना मिला हो, अपने हाँ। परिवार में ही क्यों ना मिला हो, हम्म, तो उनको भी यह शिक्षा ही मिली है। मिली है। जरूरी नहीं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि हम्म, वगैरह पर जाके आए से तुमने पढ़ा हो इत्यादि हो, मैनेजमेंट है उनका, तो मालूम है किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, नैतिकताएं की शिक्षा है, जीवन में किन मूल्यों को लेकर के चलना है, किन मूल्यों को लेकर नहीं चलना है, किन चीज़ों को पालन करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है। इस बात का मूलभूत एक अच्छी जीवन शैली हो सके, भले स्कूल ना गए हों, परंतु उनको क्या है, उस चीज़ की हम्म, शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। ये लोग वेल एजुकेटेड कहलाते हैं।
बार बार बोल रहा हूँ, भले ही स्कूल कॉलेज गए हों अथवा ना गए हों साहब जी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग के पास में डिग्री होती है, परंतु उसको मालूम ही नहीं होता कि इसको समाज में कैसे जीना है, कैसे उसका उपयोग करना है। क्योंकि ये सारी बातों का सार है जियो और जीने दो। आपकी जो भी शिक्षा हुई है, आपका जो भी ज्ञान है, उसका सार ही ये है कि साहब जियो और जीने दो। यानी कोई भी ऐसा मार्ग ना अपनाओ, ना इख्तियार करो जिससे आपके कारण किसी अन्य को परेशानी हो। मन, वचन, कर्म इत्यादि किसी प्रकार की हिंसा हो, ऐसा कोई मार्ग ना अपनाओ। एक ऐसा तरीका, एक ऐसी लाइफ़स्टाइल हो जिससे आपका भी कल्याण हो, दुनिया का कल्याण होता है, सबका कल्याण हो, उस पर यह आधारित होती है। ठीक, कई लोग जिनके पास डिग्री रूपी कागज होता है, परंतु उनको ये बात नहीं मालूम होती है, तो उनको सुशिक्षित नहीं कहा जा सकता। उनकी शिक्षा में कहीं न कहीं कमी रह गई हुई, चाहे नैतिक मूल्यों की रही हो, चाहे सामाजिक मूल्यों की हो, चाहे अन्य चीज़ों की हो। बात क्लियर है अपन को? तो साक्षरता एक बहुत संकीर्ण दायरा है। शिक्षा बार-बार कह रहा हूँ बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। क्लियर है? राधा कृष्णन जी की शिक्षा के बारे में परिभाषा पढ़िएगा, गांधी जी सर्वांगीण विकास पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़िएगा, थोड़ी सा देख लेना। जो मैंने आपको दिया है कंटेंट पढ़ने के लिए, उसको देखिएगा, आपको अपडेटेड कंटेंट से लेकर सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? सर साक्षर का यानी कि औपचारिक शिक्षा से ही केवल मान रहे हैं साक्षर हम। मतलब अक्षरों का ज्ञान जी। रखने वाला व्यक्ति, हाँ। अल्फाबेट का ज्ञान, शब्दों हम्म। का ज्ञान रखने वाला हाँ। व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है? साक्षर। साक्षर। जिसकी एज कितने से अधिक हो? 7 से अधिक। 7 से अधिक हो। बाकी इससे रिलेवेंट बेसिक क्वेश्चन हो, भारतीय साक्षरता दर कितनी है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, ऐसा करके क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सा प्रिपेयर कर लेना। खासकर भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है और मध्य प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, स्पेसिफिक इस पॉइंट को देख लेना। इस पर एक टफ क्वेश्चन आता है कि साहब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है, सबसे ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मध्य प्रदेश में बोला जाए 58% समथिंग महिलाओं की साक्षरता, पुरुषों की है आपकी कितनी? बोले साहब जी 78 समथिंग के आसपास में, 79 समथिंग के आसपास। तो बोले साहब जी गैप कितना हो? 20-21% आ रहा है। क्लियर है? बोले भारत में सबसे ज्यादा गैप पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में किस राज्य में है? सब बिहार में। ऐसा लगता है बिहार में, लेकिन वहां नहीं है, राजस्थान में है। ठीक है, उसको देख लेना, 27% का गैप आएगा, जी। चेक कर लेना। जी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार एकदम से उड़ जाता है, डायरेक्टली टारगेटेड क्वेश्चन नहीं हाँ। हुआ कि पूछा ही जाए, हाँ हाँ। बट कभी कभी हो चर्चाएं सकता चलने है। लगती हैं लिटरेसी रेट इत्यादि वगैरह, तो एकदम से वो बना देते हैं और हम्म। उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ क्लियर सर। है? हाँ। आपको कुछ पूछना है मुझसे? नहीं। ठीक है, चलिए ठीक, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। बैठिए। हाँ सर। मैं यही देख रहा था कि आपका आना जाना बैठना और जो मूलभूत नियम होते हैं उनका पालन आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस मैं वही चीज़ें को चेक कर रहा था, इसलिए मैंने कहा था ठीक है। अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, मुझे अच्छा लगा। और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे नहीं बने, आपने विधिवत सॉरी कहा उस चीज़ को, वो ठीक था, है ना? और कोई ऐसा पॉइंट इससे रेलेवेंट जो आपको पूछना हो, आपके दिमाग में आया हो, आप चाहो तो पूछ सकते हो। सर अभी ऐसा कोई इसका aspect नहीं है। ओवरऑल आपका ठीक रहा। कुछ जो टेक्निकल इश्यूज वगैरह हैं उनको आप थोड़ी सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, ऐसा मेरा सजेशन है। खासकर चंद्रयान के बारे में जो चीज़ कही गई थी आपसे, वेव्स वगैरह के बारे में जो बात कही गई थी, टेक्निकल इशू करंट अफेयर्स वाले, वो थोड़ी सा आपको तैयार करने चाहिए, है ना? अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए। जब आप बात करें तो आप जानते हैं एक अलग बात है, जो आप जानते हैं उसको किस तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर जी। पाते हैं वो एक बहुत ही अलग बात होती है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार हो जाता है अपने एक बैकग्राउंड के कारण, अपने जो आप सब्जेक्ट वगैरह रहे हों, अब साइंस बैकग्राउंड वालों का तो मैक्सिमम होता है बोले बहुत शॉर्ट में कर हाँ पॉइंट्स पूरे में। डिस्क्रिप्टिव आंसर। वही बोले साहब जी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले हैं, तो बोले हाँ जब तक व्याख्या नहीं करेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी वो कोई इतना बड़ा ऐसा पॉइंट नहीं होता, बट ये है कि हाँ इंटरव्यू में आपको अपनी क्षमता को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा।
खासकर टेक्निकल अगर वो चीज़ है तब तो आप फिर भी मना कर सकते हो। अगर वो कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसा आंसर है या क्वेश्चन है, उसको और डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया तो फिर आपको करना पड़ेगा, तो आप वहाँ चुप नहीं बैठ सकते। मैंने कुछ क्वेश्चनों पर आपको देखा कि आप बहुत अपने आप को असमर्थ और बड़ी असहज महसूस कर रहे थे। मतलब एकदम से उस पर बोलना ही बंद कर दिया, बिल्कुल चुप हो गए हैं। तो ठीक है, टाइम लें आप, टाइम लेने में बुराई नहीं है, पर टाइम लेने के पश्चात में फिर आप उसका एक विधिवत लॉजिकल आंसर कुछ बना कर रख सकते हैं हाँ, अपने तरफ से, अपने कॉमन सेंस से। ज़रूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो, ठीक है। अपने कॉमन सेंस से बना करके बताओ। हुँ, आप क्या ढूँढने लग जाते हो अपने ब्रेन में हाँ, कि मैंने इस चीज़ को कहीं पढ़ा है क्या? हुँ, आप ये ढूँढने लग गए, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आपके पढ़े हुए में से नहीं आएगी, हुँ, बहुत हाँ, कुछ ऐसा होगा जो कि बिल्कुल नया होगा, हुँ, वो आपको अपने कॉमन सेंस, अपने प्रेज़ेंट ऑफ माइंड से बनाना पड़ेगा। क्लियर बात है? जी। एक दूसरी बात वो आपके चेहरे पर दिख रहा था कि अब आप ये सोचने लग गए कि अब मुझसे ये नहीं बन रहा है, तो पता नहीं ये क्या सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल चीज़ें मत करिएगा। दबाव में अपने आप को एक आप सर हाँ, कर लेते अगर हैं, हम रुक गए, हो गया था हो जैसे, गया, ठीक है। तो इन केस मान लीजिए हो ही गया, हाँ सर, कि बोले सर अब नहीं चल रहा दिमाग हाँ, सर, अब क्या करें? हाँ, आपने कहा कि कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन हाँ, या दिमाग चलाओ, पर हमारा नहीं चल रहा, तो हम क्या करें? तो सीधे कहना कि सर क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी-सा दबाव में हूँ, इसलिए हाँ, मैं नहीं सोच पा रही हूँ सर। ठीक है। और एकदम से मेरे दिमाग में आ भी नहीं रहा था, तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साफ-साफ बोल रहे थे, जो है वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, आप बोल सकते हो, बट ये है कि हाँ, सॉरी की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस सिर्फ इतनी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसे वाले क्वेश्चनों में आपका एटीट्यूड, आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी थिंकिंग है, उसको चेक किया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चनों में ये भी हो जाता है कि एग्जामिनर ये कहेगा, इंटरव्यू लेने वाला वो ये कहेगा कि हम आपके आंसर से सहमत नहीं हैं। आप जो बता रही हो गलत बता रही हो। जी। ठीक है, फैक्चुअल पर तो वो बात पकड़ में आ जाती है कि नहीं, ये नहीं ये था, हुँ, इसका ये नहीं, इसका ये था। बट जब भी ऐसे जिनमें ऑब्जेक्टिविटी का अभाव हो, हुँ, तो उसमें वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। हुँ, तो हो सकता है वो बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है आंसर जो आप कह रहे हो, मैं सहमत नहीं हूँ। आप बिल्कुल बड़े विनम्र शब्दों में कहना, जी सर, अ, हो सकता है आप सहमत ना हों, या हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ या हुँ, बता रही हूँ, परंतु जितना मैं अभी याद कर पा रही हूँ, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे यह लगता है कि आप होना चाहिए। ठीक है। क्लियर बात है? हाँ, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना धैर्य की शक्ति, इन सब का बिल्कुल एक साथ इस्तेमाल वहाँ पर करना है, हुँ, सब काम आएगी। क्लियर है? और कोई चीज़ या इसको समाप्त करें? बस समाप्त। चलिए ठीक है। देखो बिल्कुल यही चीज़ थी, मैं इसलिए आपसे कह रहा था। आपसे क्वेश्चन एक जो पूछा जाएगा, वो ये होगा या होने की संभावना है कि मान लीजिए आपको बना देते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जी, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने के पश्चात में आप ऐसे सर 5 कौन से नए कार्य करेंगी, जो पूर्व में नहीं किए गए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हाँ, तथा जिनसे यूनिवर्सिटीज़ तथा हाँ, विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहतर हो सके। जी। ऐसे 5 कौन से आप कार्य करेंगी बनने के पश्चात में? क्या बोलोगे? क्या बताओगे? और इस पर होने वाला ये है कि अंततः बोर्ड के कई मेंबर्स कहेंगे, अरे ये तो पहले से भी होता रहा है और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। फिर आप क्या करोगे? तो पहले तो आप 5 चीज़ें बताएँ, 5 कार्य बताएँ। मान लो आप बन गए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ऐसे 5 यूनिक कार्य जो पूर्व में नहीं किए गए हैं, आप क्या करोगे? या कोई स्पेशल कार्य, यूनिक हो ज़रूरी नहीं है। हाँ, ऐसे 5 जिससे यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेहतर हो और स्टूडेंट्स के लिए भी हो, क्या करेंगे आप? अच्छा छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप योजनाएँ हैं, हुँ, उनको किसी एक वेबसाइट या पोर्टल पे सर नहीं, यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट पे ही हुँ, हुँ, अवेयरनेस के लिए हुँ, वहाँ पे पब्लिश की जाएँगी, हुँ, दिखाई जाएँगी। हुँ, दूसरा स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स वगैरह जो अभी हुँ, उच्चतर शिक्षा में आने पे वो कम हुँ, रुझान ले पाते हैं या हुँ, अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हुँ, उसके लिए स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स वगैरह अगर व्यवस्थित हुँ, की जाए या सामग्री उपलब्ध हुँ, कराई जाए। सही कह रहे हैं आप। और बताइए क्या करेंगे?
सर किसी कंपनी से एमओयू स्थापित करके अगर हमारे बच्चों को कुछ ट्रेनिंग मिलती है 1 मंथ की भी, जिससे वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्राप्त कर सके, ठीक है। वो की जा सकती है। और सर अभी इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, देखिए अच्छा है आपका आंसर, बट थोड़ी सा बिखरा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। मैं अगर मुझसे ये पूछा जाता, यदि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता तो मैं इसका आंसर किस प्रकार से देता। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताना चाहिए, सर जब जैसे ही आपने मुझे बना दिया सस्पेंस सर, मैं बन जाऊंगी। सबसे पहली चीज कि मैं सर अपना 100% दूंगी, पूर्णतः ईमानदारी, और जो यूनिवर्सिटी के नियम है, मानदंड है, उन पर खरा उतरने का प्रयास करूं। ठीक, प्रश्न ये आता कि इसके पहले कोई ईमानदार काम नहीं करता रहा, बाकी का नहीं पता हमको, अंतर्यामी तो है नहीं, मैं करूंगा, ये मेरा पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दूंगा हर फील्ड में, चाहे विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप हो, फॉर्म फिलिंग हो, टीचर्स हो, उनका वेतनमान हो, उनकी सेवा शर्तें, उनकी छुट्टियां, अवकाश, क्लास शेड्यूल, क्लास रिकॉर्डिंग इत्यादि वगैरह। डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, जो स्टूडेंट्स कमिटीज होती हैं उनको बढ़ावा देंगे। देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज में अभी क्या क्या समस्याएं जा रही हैं, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, स्टाफ को, प्रशासन को, उन समस्याओं को ढूंढेंगे और उन समस्याओं का तार्किक और तकनीकी समाधान करने का प्रयास करेंगे। कोई नई चौपाल शुरू करेंगे यूनिवर्सिटी में, जहाँ जिसमें विद्यार्थी अपने मत को रख सके, उन्हें क्या दिक्कतें जाती, क्या समस्याएं हैं, समाधान बॉक्स लाएंगे, समाधान एक दिवस टाइप का समाधान टाइप का बॉक्स लाएंगे कि आपकी जो शिकायत है, आपको जो सुझाव लगता है वो आप ले आइए, सुझाव का बॉक्स लाएंगे, कंपलसरी करेंगे उस चीज को, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के संपर्क में भी रहने का प्रयास करेंगे, शिक्षकों की भी, प्रशासन में जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के लोगों से उनसे भी चर्चा करेंगे, यानी सबकी दिक्कतें दूर करने का प्रयास करेंगे, जो भी अपने दायरे में आता है। भगवान तो है नहीं, अपन अधिकारी हैं, छोटे से कर्मचारी हैं वहाँ पर, जो भी वो चीजें होंगी जो अपने दायरे में होंगी या मेरे दायरे में होंगी, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हर जगह टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, ठीक, एक डेमोक्रेसी जो बार बार आता है, ठीक है, सिक्योरिटी बार बार आता है, ज्यादा और महिलाओं को लेकर, दिव्यांग इत्यादि वगैरह को लेकर देख लेंगे। जो नियम बनाए गए हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, अधिनियम बनाया गया, उनका विधिवत पालन हो रहा कि नहीं, उसका खुद मुआयना कर लेंगे अपन यूनिवर्सिटीज का, कहाँ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। कौन सी ऐसी सुविधाएं जो कि नियम कानून इत्यादि के माध्यम से प्रोवाइड की गई है परंतु मिल नहीं पा रही विद्यार्थियों को, बहुत छोटी छोटी चीज होती हैं और उनके प्रभाव बड़े व्यापक होते हैं, वो चीज अपने दायरे में रहेगी, रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन तो कम से कम अपने दायरे में रहेगा, अपने छोटे से क्षेत्र विशेष पर ही रहेगा, वो कर पाएंगे। कुछ ऐसे प्रकार के आप सुझाव दीजिएगा कि हम बनने के पश्चात, कुछ अपने सुझाव हो सकता है उनको सही लगे, कुछ कहे नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, मैं सहमत नहीं, ये हो सकता है, पर अपने दिमाग से चलाए। जब अपन उस फील्ड पर रहेंगे तो चीजें सामने दिखेंगी तो 10 तरीके सूझेंगे, ये बात वो भी जानते हैं, बट इसे पता चलता है हाँ कमिटमेंट है इस बच्चे का और ये सोच रहा है, दिमाग चलाता है, तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो सारी बातों का सारा प्रेजेंटेशन है साहब, या आप चुप रह गए या आपने उसको एक विधिवत सिस्टमैटिक वे में बोलने का प्रयास किया, इस प्रकार से कुछ आंसर दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो बात अभी निकली ना, वो बात वो यही है, मैंने जो आपसे कहा पॉइंट कि लगातार जो विद्यार्थी हमारे संपर्क में रहते हैं, वो चाहे 6 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, कई बच्चे आते पीएससी वाले, आईएएस वाले 3-3 साल रहते हैं, तो इतना संपर्क में रहने के कारण क्या होता है कि वो सीख जाते देखते देखते कि सर किसी बात को देखो किस टाइप से एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस किस डायमेंशन पर बता रहे हैं, अपन सिंगल डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन सोच पा रहे हैं, कितने डाइवर्सिफाइड बता रहे हैं, तो ये चीज होगा। दूसरी बात क्या होता है, समय होता है, जैसे अभी आपका है, आप बिल्कुल सामने, अपन को बिल्कुल कम से कम समय में तैयारी करनी है, तो एक दबाव दूसरे टाइप का हो जाता है, वहीं ये होता है कि हाँ अभी फ्री माइंड से किसी दिन कुछ सीखा, किसी दिन कुछ सीखा,
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई लगातार संपर्क में लगातार। रहना चाहिए, क्लास में रहना चाहिए। और कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि यार सर क्या नया पढ़ाएंगे, जो सिलेबस में दिए वही तो पढ़ाएंगे, हम्म, यूट्यूब में और बाकी जगह अवेलेबल है। पर आप इतने दिनों में आपने देखा होगा कि साहब अगर वही चीज और लॉन्ग टाइम होती, डेफिनेटली वो काफी पॉजिटिव चीज को क्रिएट कर पाती है काफी। और जो अनुभव है वो अनुभवी से ही मिल पाएगा। जी। यूट्यूब इत्यादि वगैरह में भी इन सब चीज़ों का बहुत अभाव है। जिनके पास में वो चीज़ है वो उसको रखते भी नहीं है। और नहीं तो फिर यही है कि भूसे रूपी कचरे के ढेर में सुई ढूंढते रहो वाली बात हो जाती है ना। तो यहाँ का आपका सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा। सर बहुत रहा। ये पर्सनैलिटी को ही डेवलप करने की बात होती है पूरी। नॉलेज आपको और काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बताऊँ। और आपने अपने अपने स्तर पर जो भी तैयार किया वो काफ़ी ठीक है। और कुछ चीज़ों को मुझे लेकर के लगा तो मैंने वो आपको बताई और आप काफ़ी अच्छे से उसको कर रहे हैं। तो काफ़ी आशान्वित हूँ मैं आपके रिजल्ट को लेकर के भी, जो भी मैं कहूँगा अच्छा रहेगा थैंक यू सर। आपका, है ना? ये चीज़ है। चलिए ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ इसको समाप्त करते हैं। हम्म, थैंक यू सर।